Namaste ji. Today we are going to start our fourth chapter of class 10th geography, that is agriculture. Agriculture means krishi, the science or practice of cultivation of soil, raising crops and rearing livestock is called agriculture. देखिए कृषि क्या होता है? मिट्टी का उपजाऊ करना, फसलें उगाना और साथ साथ जो पशु होते हैं उनका पालन भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसे फार्मिंग भी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम पशुओं को, पौधों को, फल और फसलें उगाई जाती हैं, इसे कृषि कहा जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग, अब कितने प्रकार की होती है? मेनली हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको आदिम कृषि भी कहा जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको गहन कृषि कहा जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग, जिसको वाणिज्य कृषि भी कहा जाता है। लेट अस स्टार्ट। Primitive subsistence farming, it is a slash and burn type of agriculture which is practiced in a few pockets on small patches of land. देखिए अब ये जो आपकी प्रिमिटिव टाइप एग्रीकल्चर है, इसको बर्न और स्लैश, कर्तन और दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। और इसको करने के लिए ये जो कृषि है छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड पे किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों पर इसको किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। और इस प्रकार की कृषि में जो किसान लोग होते हैं वो भूमि के टुकड़े को साफ करते हैं और फिर उसके पास दालें और अन्य जो खाद्य क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनको पुराने मेथड से, पुराने तरीक़ों से कृषि यहाँ पे की जाती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो मानसून के ऊपर और जो मिट्टी है उसकी प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। लैक ऑफ फर्टिलाइज़र्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, जिसको HYV बोला जाता है, ऑफ सीड्स, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है तो इसको ध्यान में रखिएगा। एंड इरीगेशन रिजल्ट्स इन लो प्रोडक्टिविटी। अब कहीं इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो उर्वरक की कमी के कारण और HYV सीड्स जो यूज़ किए जाते हैं और मतलब पुराने मेथड यूज़ करने के कारण उत्पादन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। Most of the food production is consumed by the farmers and their families, so there is hardly surplus production for the market. इस प्रकार की कृषि में जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, वो किसान लोग सिर्फ अपने उपभोग के लिए ही, अपने कंजप्शन के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं। इसमें बाज़ार में बेचने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन मीन्स अधिशेष उत्पादन नहीं किया जाता। ड्राई पैडी, मेज़, buckwheat, millets and vegetables are the crops commonly grown in this type of farming. ये कुछ क्रॉप्स के नाम आपको बताए गए हैं जो आपकी प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसको हम गहन कृषि भी कह सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि भी इसको कहा जाता है। Under this system of farming, small farms are cultivated intensively with large inputs of manual labor, manures, fertilizers, etc. for obtaining higher production. अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसको भी छोटे ही खेतों में किया जाता है, परंतु इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, खाद और उर्वरक इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा किया जा सके। सिंस इंटेंस फार्मिंग इज़ अ लेबर इंटेंसिव सिस्टम, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर्स ऑन लैंड। अब क्योंकि ये जो कृषि है इसमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस एंड व्हीट। और इस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो राइस मतलब चावल और गेहूँ इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड आपके पास आता है कॉमर्शियल फार्मिंग।
कॉमर्शियल फार्मिंग, जिसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। इट इज़ अ मॉडर्न टाइपिकल फॉर्म ऑफ फार्मिंग। ये एक आधुनिक प्रकार की कृषि होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट। और इस प्रकार की कृषि में जो कल्टीवेशन किया जाता है, जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनको बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और इस प्रकार से वाणिज्य की जो ये प्रक्रिया होती है कृषि में, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सबसिस्टेंस क्रॉप। देखिए, ये जो राइस जो है, चावल जो है, वो हरियाणा और पंजाब में इसको एक कमर्शियल क्रॉप माना जाता है, मतलब इसका प्रोडक्शन बाज़ार में बेचने के लिए किया जाता है। बट उड़ीसा में इसको एक सबसिस्टेंस क्रॉप, निर्वाह की फसल इसको एक माना जाता है। नाउ प्लांटेशन, व्हाट इज़ प्लांटेशन? प्लांटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनोकल्चर एंड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। बागान को मोनोकल्चर भी कहा जाता है और ये भी कॉमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल एग्रीकल्चर क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, रबर और स्पाइसेस इज ग्रोन ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। इस प्रकार की कृषि में एक बहुत बड़े भाग में एक सिंगल फसल ही उगाई जाती है। सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। और इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो बाहर से जो विस्थापित मजदूर होते हैं उनकी सहायता से की जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड देयर स्टेट्स एंड कंट्रीज। देखिए, अब जो आपकी ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, मीन्स जो आपकी दहन और कृषि है, इसको अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखते हैं कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है। झूमिंग, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, हमारे जितने भी पूर्व और उत्तर के जो क्षेत्र हैं, इस कृषि को झूमिंग कृषि कहा जाता है। और ब्राज़ील में इसको रोका नाम दिया जाता है। मणिपुर में पामलू, और मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा। छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में इसको दीपा कहा जाता है। वेनेजुएला में कोनुको इसको कहा जाता है। और सेंट्रल अफ्रीका में मासोले, और इंडोनेशिया में लादांग, और वियतनाम में रे इसका नाम है। तो इस प्रकार से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स। देखिए, अब हमारे जो ये फसल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। फर्स्टली दिस इज़ रबी, सेकंड खरीफ एंड थर्ड इज़ जायद क्रॉप्स। देखिए, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? शॉन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। रबी की जो फसल है उसको सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है और गर्मियों के मौसम में उसको काट लिया जाता है, मेनली अप्रैल टू जून। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं जो रबी क्रॉप्स होती हैं? वीट है, बरले है, ग्राम, पीस एंड मस्टर्ड। मेनली गेहूँ, जौ, चना और सरसों इसके एग्जाम्पल आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज खरीफ, शॉन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। खरीफ की जो फसल है वो मानसून के आने के साथ ही इसको उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, इसकी कटाई कर दी जाती है। मेनली जो खरीफ क्रॉप्स हैं, दीज आर राइस, मिलेट, मेज, ग्राउंडनट्स एंड जूट। ये सारी की सारी आपकी जो खरीफ की फसलें हैं, राइस, चावल, मिलेट्स, मेज, ग्राउंडनट्स और जूट। नाउ थर्ड इज जैद क्रॉप्स। During the summer months, there is a short crop season known as the Jaid season between the Rabi and the Kharif season. Watermelon, muskmelon, cucumber, vegetable and fodder crops are major Jaid crops. देखिए, अब एक रबी और खरीफ की फसलों के बीच में एक ऐसा समय होता है जब ये फसलें उगाई जाती हैं, तो इसको ही जायद क्रॉप्स कहा जाता है, शस्य फसलें भी इसको कहा जाता है।
नाउ टाइप्स ऑफ फूड क्रॉप्स, अब कौन कौन सी हमारे फूड क्रॉप्स होती हैं, क्या क्या टाइप्स हैं इसके। फर्स्टली राइस, सेकंड शुगर केन, wheat, oilseeds, millets, tea, horticulture, maize, coffee and pulses। तो अब हम इन क्रॉप्स का एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्रॉप्स कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में, कैसे कैसे क्लाइमेट में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली राइस। राइस इज़ अ मेजर फूड क्रॉप। इट इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और जो कि भारत के लोगों में बहुत संख्या में खाई जाती है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, एक खरीफ की फसल है और इसके लिए हाई टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज़्यादा की ज़रूरत होती है और हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर तक की बारिश की इसके लिए ज़रूरत होती है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इसके मतलब रेनफॉल कम होता है, बारिश जहाँ पे कम होती है, वहाँ पे इसको सिंचाई की हेल्प से ग्रो किया जाता है। खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। खरीफ की जो फसल होती हैं उनके लिए उच्च तापमान जो कि 25 डिग्री से हाई होता है और एनुअल रेनफॉल 100 डिग्री सेंटीमीटर होनी ज़रूरी होती है। और इंडिया जो है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत जो है सेकंड नंबर पे राइस प्रोडक्शन में, मतलब चावल के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट इज़ वीट। गेहूँ क्या है? इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, स्पेशली ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वीट जो है, गेहूँ जो है, भारत की दूसरी एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और जो कि उत्तर और पश्चिम के भाग जो हैं हमारे देश के, वहाँ पे लोगों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। अब ये जो है वीट जो है एक रबी की क्रॉप है और इसके लिए ठंडा और मॉइस्ट मीन्स होता है पाला वाला जलवायु की ज़रूरत होती है एंड अ ड्राई वार्म क्लाइमेट, और एक शुष्क गर्म जलवायु एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। इसके पकने के समय ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और इसके लिए 50 डिग्री से 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। इन इंडिया वीट ग्रोज वेल ऑन द loamy soil of the northern plains covering Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh. It also grows well in Madhya Pradesh, Bihar, Rajasthan, Gujarat and महाराष्ट्र। भारत में जो ये है, ये दलदली भूमि के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे उगाई जाती है और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी इसको उगाया जाता है। नाउ मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स, इनको मोटे अनाज भी बोला जाता है। The term millets is used for a number of coarse grains which serve as food or for the poorer section of our society and whose straws makes a valuable cattle fodder। अब देखिए, इनको मोटे अनाज कहा जाता है और ये जो है हमारे समाज के जो गरीब तबके हैं उनके लिए भोजन का काम करते हैं और इसके अलावा जो पशु होते हैं उनके लिए चारे का काम करते हैं। द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया आर ज्वार, बाजरा एंड रागी। भारत में जो मुख्य रूप से ये मिलेट्स उगाए जाते हैं, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, वो ज्वार, बाजरा और रागी हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और इनमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी होती है, बहुत ही पोषक तत्व इनके अंदर होते हैं। नाउ मेज़। मेज़ क्या होता है, जिसको आप लोग मक्का भी कहते हैं। मेज़ नॉन एज मक्का इन इंडिया एज अ खरीफ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। देखिए, मेज़ जो है इसको मक्का भी कहा जाता है और ये एक खरीफ की फसल है जिसको भोजन के रूप में और चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, और इसको ओल्ड पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इसको ग्रो किया जाता है। It requires a temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and average annual rainfall of 50 centimeter to 100 centimeter.
इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में ज़रूरत होती है। कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सारे के सारे जो राज्य हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस का मीन्स होता है दालें। पल्सेस फ्रॉम अ वेरी important part of Indian diet, particularly for those who consume starchy vegetarian diet. देखिए, दालें हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है। पल्सेस क्रॉप इंक्लूड्स अ वैरायटी क्रॉप सच एज तूर और अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम एट्सेट्रा। अनेक प्रकार की होती हैं दालें, आप लोग घर में भी यूज़ करते हो। अरहर की, उड़द की, मूंग की, मसूर की, चने की दाल। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब ये जो फलीदार क्रॉप होने की वजह से ये जो हैं अपनी नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं एंड हैंस आर यूजफुली रोटेटेड विद अदर क्रॉप्स टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। और सामान्य रूप से इनको दूसरी फसल के साथ उगाया जाता है ताकि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से दालों का प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ द टाइप ऑफ फाइबर्स। फाइबर तंतुओं को बोला जाता है। हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के फाइबर पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। अब हम इन फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनके लिए कैसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है। फर्स्टली कॉटन। कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप दैट सप्लाइज रॉ मटेरियल टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक नगदी फसल है जो कि कच्चा माल उद्योगों को सप्लाई किया जाता है यहाँ से। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। भारत जो है संसार में तीसरे नंबर पे कॉटन का प्रोड्यूसर है, कपास का प्रोड्यूसर है। कॉटन इज़ रेज्ड इन इंडिया एज अ खरीफ क्रॉप, और ये एक खरीफ क्रॉप है। इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और मॉडरेट रेनफॉल और इरिगेशन की, एटलीस्ट 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और पाला रहित दिनों की ज़रूरत होती है और अच्छी सनशाइन की ज़रूरत होती है, चमकीले दिनों की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एट्सेट्रा। और ये जो है जहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक मिट्टी जहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी जहाँ पाई जाती है, उन क्षेत्रों में ये मोस्टली उगाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है जूट। जूट क्या होता है? देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये बोला जाता है जूट को। इट इज़ यूज्ड फॉर रफ क्वालिटी क्लॉथ, सैक्स एंड अदर पैकिंग मटेरियल। इसका यूज़ बोरे बनाने के लिए, रफ़ क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए और पैकिंग का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इट ग्रोज वेल ऑन द सॉइल एनरिच्ड बाय न्यू एलुवियल ब्रॉथ बाय रिवर इनुडेशन। और इसको नदियों के द्वारा लाई गई जो नई मिट्टी होती है उसमें इसको ग्रो किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और इसके लिए गर्म और आर्द्र मौसम की ज़रूरत होती है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। अच्छा, ये जो दोनों हैं कॉटन और जूट, ये दोनों ही हमें जो है एग्रीकल्चर से प्राप्त होते हैं। हमारी जो नेचुरल क्रॉप्स हैं ये। इसके अलावा ये जो है नेक्स्ट जो है हमारा, जिसको हम सिल्क वॉर्म भी कहा जाता है, ये हमें कोकून से प्राप्त होता है। और जो कि कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव, स्पेशली मलबरी। सिल्क वॉर्म जो है, रेशम का जो कीड़ा है, वो मलबरी के वृक्षों पर पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है मेन प्रियोरिटीज़ इन द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से टेक्नोलॉजिकली और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए, संवैधानिक
और संस्थानिक सुधार किए गए जिससे कि कृषि को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सुधार उसमें किया जा सके। लेट अस सी गवर्नमेंट। देखिए, फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम्स सच एज डिपेंडेंस ऑन मानसून, लैक ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड इनएडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। भारत में आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मतलब वहाँ पे उनको अभी भी वो लोग जो हैं मानसून के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी एग्रीकल्चर के लिए, और अच्छी क्वालिटी के सीड्स उन लोगों को नहीं मिल पाते हैं, और इसके अलावा भंडारण की सुविधाएं नहीं हैं, और ट्रांसपोर्ट के मीन्स भी उनके पास नहीं हैं। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स करे हैं कि ताकि लोगों की जो कंडीशंस हैं, फार्मर्स की परिस्थितियां हैं, उनमें सुधार किया जा सके। गवर्नमेंट हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिंस 1951। 1951 से सरकार ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, काफ़ी कदम उठाए हैं ताकि कृषि का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट्स इनिशियल पॉलिसीज़ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स दैट इज़ एबोलिशन ऑफ जमींदारी। पहला जो इन्होंने सुधार किया है वो क्या है कि जमींदारी की जो प्रथा थी उसको ख़त्म किया गया। एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स वर इनेक्टेड बट द पॉलिसीज डिड नॉट प्रूव मच हेल्पफुल बिकॉज लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस वर लैकिंग। और दूसरा इन्होंने क्या किया, चकबंदी की गई, परंतु इसके लिए कानून तो बनाए गए परंतु उन कानूनों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया था। In the 1960s and 1970s, some strategies like the Green Revolution and White Revolution were initiated to improve a lot of Indian agriculture. अब 1960 और 1970 के दशक में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की गई ताकि भारत का जो कृषि है उसमें सुधार किया जा सके। बट दिस टू रिजल्टेड इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू एरियाज। परंतु इसका परिणाम भी कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई दिया था। अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च। और इसके अलावा अनेक प्रोग्राम भी बनाए गए जिससे कि कृषि के लिए संस्थानिक और टेक्निकल सुधार किए जा सके थे। नाउ इम्पोर्टेंस देखिए, इसके अलावा सरकार ने किसानों की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और जिसको केसीसी और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS पेज जिसको कहा जाता है, ये स्कीम सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका कि किसानों को लाभ मिल सके। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर has been the backbone of Indian economy since ancient time. एग्रीकल्चर जो है वो भारत के अर्थव्यवस्था की पुराने समय से ही रीढ़ की हड्डी रहा है। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चर। और हमारा जो 2/3 जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 26% टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद में इसका कृषि का 26% का योगदान है। एग्रीकल्चर इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइड सेवरल रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट पर्पसेस। एग्रीकल्चर जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, और इसके अलावा जितने भी उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी एंड स्पाइसेस आर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कृषि उत्पाद हैं जैसे चाय और मसाले, इनको एक्सपोर्ट करके, इनका निर्यात करके विदेशी जो मूल्य हैं, विदेशी जो मुद्रा है उसको कमाया जा सकता है। Considering the importance of agriculture in India, the government is providing huge subsidies on the agriculture inputs. और भारत में कृषि के महत्व को समझते हुए सरकार जो है वो अनेक सब्सिडीज़ इसके जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं इनके ऊपर प्रोवाइड करवाती है। इन ऑर्डर टू इन्हांस प्रोडक्शन HYV सीड्स आर प्रोवाइड टू द फार्मर बाय द गवर्नमेंट। और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को HYV सीड्स जो हैं हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो प्रोवाइड करती है। अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। और काफ़ी संख्या में
कृषि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं ताकि भारतीय कृषि के में सुधार किया जा सके। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड फॉर द सेम। और इसी के साथ साथ जो रूरल मीन्स होता है ग्रामीण जो संरचनात्मक कार्य हैं उनमें भी काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर एग्रीकल्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।